डिप्रेशन था या मतलब क्या था वो? बेसिकली मैं उसे पहले आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाया। अभी बीच में एक दिन हुआ कि मेरा वेलकम टू दी अनदर एपिसोड ऑफ GLA Alumni I Did It। GLA किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है, जैसा कि पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं पिछले शो में कि 40,000 के आसपास एलुमनाई का हमारा नेटवर्क है एंड दे ऑल आर डूइंग वंडरफुल वर्क। पिछले शो में मिलन अग्रवाल जी आए थे, उन्होंने एक बहुत प्यारी बात बोली थी कि अगर कोई काम कोई व्यक्ति कर सकता है तो उस काम को मैं भी कर सकता हूँ, एंड दैट वाज द टेक अवे ऑफ दैट शो। वो जो कोट है वो मतलब मेरे दिल के बहुत करीब हो गया तब से। आज जो हमारे पास गेस्ट हैं हमारे शो में, बहुत छोटी उम्र में, बहुत छोटी आयु में, बहुत छोटी एज में बहुत ही शानदार मुकाम पे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ शानदार मुकाम में है क्योंकि वो जिस डोमेन में है उस डोमेन में आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर रोहित की, आज हमारे साथ स्टूडियो में है। थैंक यू सो मच रोहित सर। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं एक बार फिर से आपका शुक्रिया करना चाहूँगा। यहाँ होना एक सपने जैसा है मेरे लिए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो रोहित सर, मैं आपसे मिला था लगभग आज से 4-5 महीने कॉन्क्लेव के दौरान। राइट। मैं आई बीन टू योर प्लेस आल्सो। यस। मैं आपके ऑफिस में भी आया था, तो वहाँ पे भी हमारी चाय पे काफ़ी चर्चा हुई थी। GLA से लेके अब तक का सफ़र कैसा रहा? तो सर GLA से लेके अब तक का सफ़र काफ़ी खूबसूरत भी रहा, काफ़ी रोलर कोस्टर भी रहा, काफ़ी मैंने उतार चढ़ाव भी देखे। थोड़ा बताएंगे क्या रहा? तो आफ्टर GLA तो आगरा में मुझे अपने डोमेन में अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली। तो बेसिकली मैं HR में हूँ, बट मैं MBA बैकग्राउंड से नहीं। ये बात मैं बताना चाहूँगा कि रोहित जी HR डोमेन में काम कर रहे हैं और बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं। HR डोमेन दर्शकों को काफ़ी हद तक पता होगा। दोज हु आर इनटू हायरिंग, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट्स का काम रहता है उसमें परफॉर्मेंस अप्रेजल का काम रहता है कंपनीज में। बहुत ही शानदार डोमेन है। हम उसमें नहीं हैं, ये दूसरों को रोजगार देते हैं, तो मतलब एक तो वैसे ही रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, दूसरा बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। Yes, तो यस प्लीज कंटिन्यू। सो बेसिकली मेरा बैकग्राउंड MBA से नहीं था, एंड जिस बैकग्राउंड से मैं था मुझे अपॉर्चुनिटीज आगरा में नहीं मिल रही थी। सो आई स्टार्टेड माय करियर एज अ इवेंट ऑर्गेनाइजेशन विद माय फ्रेंड्स। ओके। तो आज भी हमारे इवेंट से शुरुआत? हाँ, इवेंट से शुरुआत की थी हमने आगरा में 2016 से। सो आज भी हमारी कंपनी है इवेंट सोल्यूशन, जो कि मेरा फ्रेंड पूरी तरीके से अभी वो रन कर रहा है। सो कुछ टाइम मैंने 1 साल अप्रोक्स इवेंट मैनेजर एज अ इवेंट ऑर्गेनाइजर काम किया, लेकिन उसमें मुझे थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, किक नहीं मिल रही थी। रीजन था कि उसमें वो भी सीजनल होता है। तो वो भी शादियों का सीजन होता है, कॉर्पोरेट्स इवेंट्स में हम करते थे, तो उस पे भी सीजन वाइज काम चलता है वो सारा। तो वो उसमें भी काफी टाइम में फ्री रहता था। नो डाउट उसमें इनकम बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं उसमें फ्री रहता था, जो कि मुझे कहीं ना कहीं पसंद नहीं था। एंड हाँ, वो मुझे थोड़ा सा पैनिक होता था उस चीज से में। तो आई डिसाइडेड कि कहीं मैं जॉब ट्राई करूंगा, एंड सडनली मैंने कंपनी में ट्राई किया फॉर अ कंप्यूटर ऑपरेटर। ओके। मैंने सिर्फ एक कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अप्लाई किया था, लाइक MIS और डाटा एंट्री और डाटा ऑपरेटर टाइप जॉब के लिए। तो वहाँ जिस बंदे ने HR हेड ने मेरा इंटरव्यू लिया, he hired me in his team just for a filing on onboarding। अच्छा, गए थे आप MIS के लिए, लेकिन आप उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया लाइक ऑनबोर्डिंग कराने के लिए, फाइलिंग कराने के लिए, जो कि न्यू ज्वाइनीज आते हैं बेसिकली क्लरिकल वर्क के लिए। आफ्टर 2 मंथ्स से दे फाउंड कि नहीं, आगे और भी काफी सारी चीजें कर सकता है, जिस तरह से चीजों को इंटरेस्ट लेके करता है। सो मैं नाम हाईलाइट करना चाहूंगा। हाँ, सो वहाँ पर रजत पोनिया सर थे, असिस्टेंट मैनेजर। तो वन डे ही कॉल्ड मी, यार फाइलों में घुसा रहना चाहता है क्या? मैंने सर बताइए ना, आप टास्क दीजिए मुझे, मैं करूंगा। तो वहां से उठा। बहुत कम लोग होते हैं जो आगे से काम मांगते हैं। हाँ, लोग कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि काम से बच के निकल। नहीं, ये मेरे में आदत नहीं है, ये अभी मैं इस पॉइंट पर भी आऊंगा। तो मैंने उन्हें बोला कि सर आप मुझे दीजिए टास्क, मैं करके दिखाता हूँ जी। तो उन्होंने उसके बाद मुझे ISO ICMAT की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में डाला है, ऑडिट्स में डाला। देन वहां से मेरी जर्नी जो है अच्छे से शुरू हुई। After 4 years, I switched to Vodafone Idea Limited. Okay. तो यहाँ पर फिर Vodafone Idea में मुझे कुछ नए एक्सपीरियंस मिले। कैंपस हायरिंग मैंने यहाँ से स्टार्ट की। लोगों से मिलना, अलग अलग इंडस्ट्रीज के लोगों से मिलना,
अलग अलग फंक्शंस के साथ में मिलना, लाइक एक डिपार्टमेंट जो है वो किस तरह से वर्क करता है, सेकंड डिपार्टमेंट जो है वो किस तरह से वर्क करता है। लाइक जो भी फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में था वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, वो लगभग सेम ही पैरामीटर्स में चलती थी। लेकिन लाइक जब आप किसी एमएनसीज में आ जाते हैं, किसी बड़ी कंपनी में आ जाते हैं, तो वहाँ कई सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, सबका बिजनेस करने का तरीका अलग होता है। तो कई सारी चीजों पे सीखने को मिला, लोगों से बात करना, कैसे किस तरह से बात करनी है। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं इसको ब्रेक डाउन करता हूँ। एक नॉन एचआर का बंदा एचआर में काम कर रहा है और बहुत ही शानदार काम कर रहा है। मैं वापस पहले उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ कि व्हेन यू वर एट जीएलए, जब आप स्टूडेंट थे जीएलए में, तब तो कभी दिमाग में ख्याल नहीं आया कि मैं कभी एचआर में काम। इवन जब मैंने इंटरव्यू दिया था तब मैंने कभी नहीं सोचा था। जिस दिन इंटरव्यू दे सेड कि कल से आपको आना है, एंड मैं पूरा नाइट भाई उसी थॉट पे था कि कल से मैं एमआईएस में ज्वाइन करने वाला हूँ, एक्सेल में डाटा एंट्री करूंगा। सुबह मैं तैयार होकर पहुंचा हूँ वहाँ पर ऑफिस में। देन वहाँ का जो रिक्रूटर था वो आया एंड ही सेड नहीं, तुम्हें जो है हमने एचआर में रखा है, एंड वो डिसीजन जो है कल इवनिंग में हुआ है। ओके, सो अब हम तुम्हें एचआर में रखेंगे। जब आपको उस समय बताया कि आपको एचआर में रखेंगे, हाँ, आपको आइडिया था कि एचआर क्या होता है? नहीं, सीरियसली मैं बताऊं, मुझे एचआर, एंड जब मैंने उस कंपनी में इंटरव्यू भी देने गया था, तो वो कंपनी लाइक मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता था उस कंपनी में। मुझे लाइक कि लाला बनिया टाइप कंपनी होगी, एक ही ओनर होगा, वो सारी चीजें अकाउंट्स संभालते होंगे, वही सारी हायरिंग फायरिंग देखते होंगे। हाँ, बाद में मुझे पता चला काफी बड़ी कंपनी है, 60+ कंट्रीज में प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है। आपने नाम भी सुना होगा, रॉमसन मेडिकल डिवाइसेस आते हैं, जो वेंटिलेटर सर्किट होते हैं। हाँ, सो मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी कंपनी है। बाद में मुझे पता चला कि कंपनी काफी बड़ी है, काफी बड़ा नेटवर्क है, 60+ कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आईएसओ सर्टिफाइड है, आईएसओ आईसीमेड, एंड ड्रग्स के ऑडिट होते थे। उस कंपनी को भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ और उस बंदे को भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ जिसने आपको शिफ्ट किया फ्रॉम दैट एमआईएस टू एचआर। तो इसमें मैं दो लोगों को थैंक्स बोलना चाहूंगा, एक यशपाल सिंह चाहर, सेकंड रजत पोनिया। तो थैंक यू सो मच यशपाल जी, और दूसरे रजत जी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो आज एक बहुत शानदार एचआर प्रोफेशनल कहीं एमआईएस या कहीं बैक एंड हो सकता है, या फिर हो सकता है मैं अभी भी वही अपना इवेंट ऑर्गेनाइजेशन का काम ही देख रहा होता, जो आज भी चल ही रहा है। राइट, कह सकते हैं। आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी बेसिकली, क्योंकि जब ये पॉडकास्ट लोग देखेंगे, स्टूडेंट्स देखेंगे, एचआर के जो एस्पिरेंट्स हैं वो देखेंगे, तो वो समझने की कोशिश करेंगे। एक नॉन एचआर का बंदा जब एचआर का काम करता है, उसका माइंड सेटअप तो एचआर वाला है नहीं, उसने एचआर पढ़ा भी नहीं है, राइट, उसने उसकी पढ़ाई भी नहीं करी हुई, राइट, उसको उसकी प्रैक्टिस भी नहीं है, तो वो जो स्टार्टिंग फेज होता है वो कितना मुश्किल होता है उस समय। बीइंग वेरी ऑनेस्ट सर, मैंने कभी भी किसी भी चीज को इस तरह से नहीं लिया कि ये मेरे लिए चैलेंज है। अभी लास्ट मंथ में मेरे एचआर हेड के साथ मेरी बात हुई थी, एक छोटा सा डिस्कशन था, एंड जब उन्होंने मुझे बुलाया कि रोहित आओ जरा 10 मिनट बात करनी है, एंड आई वाज एट टाइम अफ्रेड कि यार क्या पूछेंगे, हो सकता है मेरे से पूछें कि क्या करते हो तुम, मेरे पास तो यार जवाब ही नहीं है। तो मैं हमेशा खुद को एक खाली ग्लास की तरह देखता हूँ कि अभी इसमें बहुत सारी चीजें डाली जा सकती है। मुझे तो ये खाली गिलास बहुत शरारती लगता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है ये बहुत शरारती गिलास है। आप मुझे करेक्ट करिए अगर मैं गलत हूँ तो। नहीं मतलब कॉलेज डेज में रोहित कैसे थे, शरारती थे या सिंसियर? Being a very honest sir, again I was a very introvert person. Okay. I have a very less friends. Very less friends. अभी आप जैसे देखते हैं मेरा हर किसी के साथ कम्युनिकेशन फिट हो जाता है, मैं हर किसी के साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर लेता हूँ, मैं हर किसी के साथ आजकल की डेट में जो मिल जाता हूँ। आई हैव अ वेरी लेस फ्रेंड्स इन कॉलेज, इन स्कूल। तो आज तक मेरा सिर्फ एक ही बेस्ट फ्रेंड रहा है जो मेरे स्कूल से साथ में अभी तक। ऐसा क्यों? That time I was very introvert, मैं किसी से बात नहीं करता था। I was like mama's boy. घर वालों ने जैसे कह दिया वैसा सुन लिया, वैसे बैठ गए, मान ली बात, एंड किसी से बहस नहीं करनी है, किसी को कुछ जवाब नहीं देना है पलट के। अच्छा, तो बहुत ही शाय टाइप का पर्सन था, एंड दिस इज वेरी फर्स्ट टाइम कि मैं कैमरा के सामने हूँ। अदरवाइज यस सर, बिल्कुल भी नहीं लग रहा आपको देख के कि आप मैं नहीं सर, इट्स अ वेरी फर्स्ट टाइम मैं कैमरा के इस तरफ हूँ। अच्छा, मैं कभी कैमरा के पिछली तरफ भी रहे हैं क्या कभी? हाँ, मैं कैमरे के उस तरफ होता हूँ। मेरे फ्रेंड्स लाइक पार्टी चल रही, डांस करते हैं, सो नहीं मैं वीडियो बना देता हूँ, तुम एंजॉय करो। सो आई एम अ शाय पर्सन शुरू से ही, बट जब मैंने एचआर ज्वाइन किया, थोड़ा सा जब मैंने वी ज्वाइन किया वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, सो काफी सारी चीजें मुझे सीखने को मिली। कम्युनिकेशन मेरा काफी बेटर हुआ पहले से। मैं वीआई पे आ रहा हूँ। पहले मैं कॉलेज के कुछ चीजें हैं
एक किस्सा है, वो जीन्स वाला किस्सा क्या था पहले तो वो थोड़ा, अगर आप कंफर्टेबल है बताना। तो एक बार था कि मैं कॉलेज में कहीं से मैं आया था, एक्चुअली में मेरे किसी रिलेटिव के घर पर फंक्शन था, मैं वहां से आया हुआ था एंड ओवर द नाइट में ट्रेवल करके कॉलेज पहुंचा था। तो जो मैं कपड़े पहना हुआ था रिप्ड जीन्स थी, जो कि काफी रिप्ड थी, हाँ फटी हुई राइट, एंड मुझे भी याद है, एंड ब्लैक कलर की शर्ट थी। कॉलेज में ड्रेस कोड था। अच्छा। एंड पूरी क्लास में बस मैं ही था जो ब्लैक शर्ट में आया हुआ था एंड वो रिप्ड जीन्स में आया हुआ था। ओके। तो एक सर आए एंड और ऊपर से वो बच्चा बिल्कुल शाय, हाँ किसी से बात नहीं करता। सो वो सर एंटर किए एंड वो जो सर थे वो थोड़ा सा रूल्स रेगुलेशन में ज्यादा बिलीव करते थे। अच्छा। तो बेसिकली मेंटोर, जो एक्चुअल मेंटोर होते हैं वो एक्चुअल मेंटोर ही थे कि डांटना है किसी को, कुछ समझाना है। तो होता है कई लोग जैसे हमारे फादर भी होते हैं, डांट कर हमें इस बात समझाते हैं, कुछ लोग हमें प्यार समझाते हैं। तो पहले तो उन्हें गुस्सा आया कि मैं इस तरह से इस कल्चर में कॉलेज में जो है ड्रेस कोड है वो मैं इस तरह से आया हूँ, जो कि आज की लैंग्वेज में कुछ लोग छपरी भी बोलते हैं, इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं। तो उन्हें गुस्सा आया, तो उन्होंने बोला कि तुम रोहित क्लास से बाहर निकल जाओ। क्लास से बाहर निकाल दिया? हाँ, क्लास से बाहर निकाल दिया। तब तक मैं थोड़ा सा शरारती हो चुका, मैं सेकंड ईयर में था। तो मैं क्लास से बाहर तो गया लेकिन मैं गेट पे ही खड़ा था। अच्छा, आप बाहर गए लेकिन आप गेट पे था। मैं क्लास के बाहर था, अच्छा, लेकिन क्लास के गेट पे था। अच्छा। तो शायद से हाँ सर को और गुस्सा आ गया, तो उस सर ने गुस्से में बोला मैं लिख के दे सकता हूँ तुझे, कोई लिफ्ट मैन की भी जॉब नहीं देगा। लिफ्ट मैन की जॉब भी नहीं देगा। तो इसे मैं लर्निंग की तरह इससे लेता हूँ कि मैं टीचर्स का या फिर पेरेंट्स का या जो भी हमारे सीनियर्स हैं, आप मेरे सीनियर हो, अगर आप मेरे को किस्सा आपको याद है, इट मींस ये किस्सा आपके दिल में, दिमाग में, हाँ मैं दिल में कहीं ना कहीं नहीं, वो मैं उसे लर्निंग की तरह रखता हूँ अपने पास में जी। मैं उसे इस तरह से नहीं रखता कि इंसल्ट हुआ मेरा या फिर मेरे से किसी ने कुछ कहा है, कुछ गलत कहा, वो चीज में नहीं। इवन जब मैं एचआर में लगा था तो सबसे पहले मैंने कॉल सबको ही किया था। अच्छा, सबसे पहला कॉल मैंने सबको किया था। नहीं, नॉट रिवेंज। मैंने सर से पूछा था, सर कि मैं कैंपस हायरिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, एसएस में एचआर में हूँ, कैंपस हायरिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, अगर आप मुझे किसी का नंबर दे सकें। रिस्पॉन्स बेसिकली मैंने कॉल किया था लेकिन मेरी उनसे बात हो नहीं पाई थी अनफॉर्चुनेटली। तो फिर मुझे जो नंबर है किसी दूसरे के थ्रू मिला था। दोबारा मौका मिला उनसे बात करने? अभी जब मैं कॉन्क्लेव के लिए आया था तब मैंने पूछा भी था। अच्छा। सबसे, तो दैट टाइम आई केम टू नो कि वो लीव पर हैं। अभी जब हम मिले थे लास्ट टाइम तो सम लीव सेशन भी चल रहा था। मुझे लग रहा है जब आप मिलेंगे उनसे ना तो ही विल बी वेरी हैप्पी। आई नो, बहुत खुश होंगे वो। मैं बता रहा हूँ ना, वो दिल के काफी अच्छे थे। ऐसा है कि अगर आप आउट ऑफ द वे जाके उनसे आप हेल्प मांगोगे वो कर देंगे। एज अ स्टूडेंट आप उनसे कुछ भी कहोगे वो करेंगे सारी चीजें। लेकिन उन्हें हमेशा से जैसे गार्जियन जो होता है कि वो चाहते हैं कि आप सही राह पे चले, सही वे पर चले। तो उनके वो वाला माइंड सेटअप रहता था। अब वो हर किसी का अलग अलग होता है। कुछ लोग डांट के समझाना पसंद करते हैं, कुछ लोग प्यार से समझाना पसंद करते हैं। वो हर किसी का अपना अपना स्टाइल है। तो आपका क्या स्टाइल है? मेरा स्टाइल सर, मैं सच बताऊं, जब मैंने एचआर में जॉब स्टार्ट किया था एंड जो मैं अभी हूँ बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो पहले क्या था और अब क्या है? सर जब मैंने पहले था तो मैं वो होते ना लठ वाले, गुस्से वाला चीखना चिल्लाना हर वक्त, किसी मतलब लोगों से डांट के काम करवाना। एंड जब मैंने बी ज्वाइन किया एंड अपने मैनेजर्स को देखा, जो मेरे अपने सीनियर मैनेजर्स को देखा, देन उन्हें देख के मुझे रियलाइज हुआ कि प्यार से काम कराना कितना ज्यादा अच्छा रहता है, कितना इफेक्टिव रहता है। देन वहां से मेरा थोड़ा सा सॉफ्ट स्किल्स डेवलप हुआ। मैंने लोगों से प्यार से बातें, स्टार्टिंग में वहां पे भी रहता था, मेरे को मेरे मैनेजर रोहित इतना नहीं, थोड़ा हल्का, मतलब जैसे मेल लिखते हैं कॉर्पोरेट्स में ज्यादातर, तो मैं अपने मैनेजर की एक बार देखूं, अरे इट्स टू डायरेक्ट, रोहित इतना डायरेक्ट नहीं बोला जाता है, थोड़ा सा मिठास लेके आओ, थोड़ा सा अपना सॉफ्टनेस लेके आओ, अपने वर्ड्स में थोड़ी सी मिठास डालो। आपने चेंज किया? हाँ, वो मैंने काफी हद तक चेंज किया और मुझे लगता है काफी अच्छा रहा ये मेरे को चेंज करना, क्योंकि इससे मेरे लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड हुए, लोगों के साथ मेरा उठना बैठना अच्छा हुआ। काफी लोग आज की डेट में अच्छे से मिलते हैं, बात करते हैं, जहाँ भी जाता हूँ हर किसी के साथ एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। एचआर डोमेन जितना मैंने पढ़ा या मैंने समझा है बहुत बहुत मुश्किल डोमेन है, आसान डोमेन नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक मेरी समझ है। बहुत बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है मेरा, लेकिन आई थिंक इट्स वेरी टफ डोमेन और आप उस डोमेन में काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा सवाल उससे जुड़ा हुआ है ये थोड़ा, जब आपस में कोई दो लोग झगड़ते हैं ऑफिस में या कंपनी में, तो ऑब्वियसली दे अप्रोच टू एचआर, राइट।
एचआर जब आपस में झगड़ता है वो किसके पास जाता है? चल वो अपने मैनेजर के पास जाता है बेसिकली, वो भी HR वो भी एचआर ही है। तो बेसिकली एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है आज की डेट में। अब जो डेवलप होता जा रहा है, ज्यादातर आप कॉर्पोरेट्स में देखेंगे ये चीज डेवलप होती जा रही है कि हम पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखते हैं। अगर किसी टॉपिक, मैं मानता हूँ ये कहने की बात नहीं ये मेरे साथ पे तो है। अगर मेरे आपकी और मेरी किसी बात पर पॉइंट पे बहस हुई, और मेरी टीम में अक्सर अगर किसी पॉइंट पे बहस हुई है, किसी भी चीज को लेकर हम दो चीजों पे लड़े हैं, तो हम उसके बाद में लंच साथ भी कर रहे हैं। ओके, वो चीज को हम वहीं पे एंड कर देते हैं कि वो जो टॉपिक था, मनभेद नहीं है। हाँ मतभेद है, ठीक है, वो बाद में क्लियरफाई हो जाएगा, सीनियर से पूछ के हो जाएगा कि कौन सही है कौन गलत है, वो सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन वो आपस में बॉन्डिंग खराब नहीं होनी चाहिए कि मैं उसके लिए गलत सोच रख के चलूं, या फिर मैं किसी अपने मैनेजर्स को पिंच करूं, यार उसने मुझसे ऐसा क्यों कह दिया। पॉलिटिक्स होती है ऑफिस में, हर जगह होती है पॉलिटिक्स, कहाँ नहीं होती है, हर जगह होती है। लेकिन पॉलिटिक्स से कैसे डील करना है ये हम पर डिपेंड करता है। अनफॉर्चुनेटली किसी देश को में पॉलिटिक्स सिखाई नहीं जाती। सिखाई तो सर कहीं नहीं जाती, अगर मैं सही बोलूं तो। मुझे लग रहा है सिखानी चाहिए, पॉलिटिक्स का एक सब्जेक्ट होना चाहिए ऑफिस पॉलिटिक्स के ऊपर। हालांकि पॉलिटिक्स जो होती है ना, उसमें नुकसान ना तो कैंडिडेट का होता है, जो कैंडिडेट पॉलिटिक्स कर रहा है, या जिसके साथ पॉलिटिक्स हो रही है ना उसका होता है, नुकसान होता है ऑर्गेनाइजेशन का। राइट, रियलिटी में एग्जैक्टली। तो मुझे लग रहा है एमबीए के बच्चों को पॉलिटिक्स का एक सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए। हालांकि मेरी सुझाव की कोई वैल्यू नहीं है, बट स्टिल फिर भी अगर एक ऑफिस पॉलिटिक्स करके एक सब्जेक्ट ऐड करें, दैट शुड ओपन लॉट ऑफ थिंग्स फॉर न्यू एमबीए ग्रेजुएट्स। क्योंकि जब है ही है पॉलिटिक्स, हम सब लोग देखते हैं कि होती है, तो उसको हैंडल करने का तरीका पॉजिटिव वे में, नेगेटिव नहीं है, उसको पॉजिटिव वे में कैसे कर सकते हैं। हाँ सर, तो एचआर के पास आते होंगे पॉलिटिक्स के केस? आते हैं, कई सारे केस आते हैं, तो दोनों की तरफ सुनना पड़ता है। वहाँ पे एक जज बनना पड़ता है, एक एचआर को, एचआर पूरी एचआर टीम को जज बन के काम करना पड़ता है, देखना पड़ता है लेफ्ट कैंडिडेट ए की भी सुननी है, कैंडिडेट बी की भी बात सुननी है, दोनों का कंक्लूजन निकालना है, कोई बीच का समाधान निकालना है। जाहिर सी बात है, बीइंग अ एचआर ना हम किसी के दोस्त हो सकते हैं, ना ही हम किसी के एनिमी हो सकते हैं। तो बीच का रास्ता मीन्स कि जो सही है वो चीज, अगर मेरे अपने किसी जूनियर को हरेस कर रहा हूँ, मैं उसे वर्कलोड ज्यादा दे रहा हूँ और अननेसेसरी मैं अपने जूनियर को परेशान कर रहा हूँ, तो वो मैं गलत है। अगर किसी पॉइंट पे हम दोनों के बीच में बहस हुई है, तो उस पॉइंट को एचआर से दोस्ती बनाने का फायदा होता है? सर फायदा तो नहीं होता है, मैं बीइंग अ वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि एचआर भी अपनी कुछ लिमिट्स में रहता है। लोगों को लगता है कि एचआर के साथ में दोस्ती रखेंगे तो जॉब सेफ है, इंटरनल पॉलिसीज बताता रहेगा, क्या चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, क्या नहीं चल रहा है, मेरा बैकअप बन के रहेगा। लेकिन हमें जो है ट्रांसपेरेंसी रखनी होती है सर हर चीज में। ऐसा नहीं है कि अगर मेरा दोस्त है तो मैं उसको अलग से फेवर करूंगा। तो अगर मेरा दोस्त नहीं भी है जो, और वो डिजर्विंग कैंडिडेट है, तो हो सकता है उसे पहले चांस मिले, अगर वो डिजर्विंग है तो ऐसा कुछ वो नहीं है कि एचआर से दोस्ती रखकर आप कुछ एक्स्ट्रा कर लोगे। हाँ ये है कि टर्म्स अच्छे रखो सबके साथ में, आज नहीं तो कल कभी कहीं ना कोई काम आ ही जाता है। मैंने एचआर डोमेन में देखा बहुत सारी लड़कियां होती हैं ज्यादातर। यस सर, शायद ये मिथ बन गया है, या फिर ये एचआर डिपार्टमेंट लड़कियों के लिए ही है। हाँ ऐसा कुछ मैंने काफी जगह पढ़ा भी है। आई हैव सीन ऑन लिंक्डइन आल्सो, काफी सारी प्रोफाइल्स में आई हैव सीन गर्ल्स आर देयर, बॉयज हैं बहुत कम है, रेशो बहुत कम है। तो मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ, क्या ये ट्रेंड चेंज हो रहा है? उसमें मेल के लिए क्या कोई जगह है इन एचआर? अगर है तो वो मेल कैंडिडेट क्या स्किल सेट पे काम कर सकता है? अगर नहीं जगह तो डिस्कशन ओवर हो गया। किस तरफ जा रहा है कैंडिडेट आप एचआर में है? हाँ, मैं देखो यही पे टूटती है ये। नहीं, मैंने ऐसा ऑब्जर्वेशन नहीं किया कि ट्रेंड किस तरफ जा रहा है, क्या इसका मे बी एक जो मेन रीजन है, लड़कियां जो होती हैं सॉफ्ट स्पोकन होती हैं, लड़के एकदम मेरी तरह होते हैं चीखने चिल्लाने वाले। लड़कियों में क्वालिटी होती है कैंडिडेट को कन्वर्ट करने की। ऐसे करके ऐसा बोल के आप सारे लड़कों को अपने अगेंस्ट कर सकते हैं। इसको एक जोक की तरह ही ले, ज्यादा सीरियस ना ले। लड़के बहुत प्यार से बोलते हैं, देखिए जैसे मैं बहुत प्यार से बात कर रहा हूँ, रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ। ये ऐसा मिथ भी है, लेकिन लड़कियों में ये होता है कि थोड़ा सा कन्विंसिंग पावर ज्यादा अच्छी होती है। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि हाँ
कन्विंसिंग पावर अच्छी होती है। मना करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जब एक रिक्रूटर का कॉल आता है और वहाँ से कोई लड़की बोलती है तो शायद से कैंडिडेट 2 मिनट सुनता भी है, और यहाँ से कोई लड़का फोन करता है। मैं इसका रीजन नहीं पूछ रहा कि ऐसा क्यों है, ऑडियंस समझ सकती है इसका रीजन अपने हिसाब से, मैं इस पे डिस्कशन नहीं कर रहा ज्यादा। अच्छा, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो मैंने भी फेस की है, मिलन पाजी आए थे, उन्होंने भी बताया था, नीरज सर के साथ मैंने एक छोटा सा शूट किया था पॉडकास्ट, उसमें भी चर्चा हुई थी। मेंटर को लेके बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि मेंटर आपकी जिंदगी में उसका रोल क्या है। आप बीइंग एज अ एचआर आप हैंड होल्डिंग करते हैं, नए लोग आते हैं, उनको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताते हैं, रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज, तो कहीं ना कहीं आप भी मेंटर की तरह रहते हैं स्टार्टिंग में। आपकी लाइफ में कौन है वो मेंटर जो आपको रास्ता दिखा चुका है या अभी भी दिखा रहा है? मेरे से अगर मैं अपनी लाइफ की बात करूँ तो मेरे 2 रोल मॉडल हैं। अच्छा। एक मेरी प्रीवियस मैनेजर एंड वन इज माय करंट मैनेजर। ये तो कवर करने वाली नहीं, ये कवर करने वाली बात नहीं है। अगर मैं ये पॉडकास्ट करंट मैनेजर देखेगी, इसका नाम क्या नाम है मेरा? तो माय प्रीवियस मैनेजर स्वाति जी एंड करंट मैनेजर शिवांगी रोतेला। शिवांगी जी, ये बिल्कुल मुझे लग रहा है कि आपको खुश करने वाली बात हो रही है। नहीं लगा रहा हूँ, मैं फिर से बताना चाहूंगा ये बट मुझे लग रहा है दो आपके रोल मॉडल, क्योंकि उन दोनों से मिलने के और उन दोनों के अंडर में काम करने के बाद मुझे, जैसा कि भी मैंने बताया कि मेरे को काफी मैं सॉफ्ट स्पोकन हुआ, मैंने अपने बात करने के तरीकों में चेंज किया एंड ये वो लोग हैं जो मुझे समझाते हैं चीजों को। लाइक इनके साथ मैं मैनेजर वाली चीज फील कम करता हूँ, एक मेंटर वाली फील ज्यादा करता हूँ। लाइक अगर मुझे कोई भी पर्सनल लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम है तो मैं इन दोनों को कभी भी फोन कर सकता हूँ कि मैं इस चीज से परेशान हूँ या फिर मैं ये चीजें फेस कर रहा हूँ, और वो तुरंत एज अ टाइम वो सॉल्यूशन भी देते हैं। इनका वो नहीं है कि नहीं भाई कि पहले काम करके दो बाद में बाकी चीजें होंगी। सो फैमिली का रोल मैंने कई जगह पूछा, रोल मॉडल में ज्यादातर लोग बोलते हैं माय फादर, माय मदर, राइट, ब्रदर। आप बिल्कुल आपने हटके बोला और बड़ा ऑनेस्ट बोला कि नहीं, तो फैमिली का क्या रोल है इसमें? फैमिली में मेरी मम्मी मुझे बहुत सपोर्ट करती है, तो ऑब्वियसली लड़कों के साथ सबसे ज्यादा जवाब मम्मी की तरफ ही होता है, बट नो डाउट मेरी मम्मी मुझे हर तरह से बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। तो लाइक अगर आप मेरी कोई भी बैड हैबिट अगर आप उन्हें बताओगे फोन करके कि रोहित को मेरा वहां देखो वो इस तरह से था, वो नहीं मानेंगी। शी हैव अ फुल कॉन्फिडेंस ऑन मी। अच्छा, फुल कॉन्फिडेंस ऑन मी कि ये गलत नहीं हो सकता। अच्छा, मतलब सामने वाला बंदा झूठ बोल रहा है? झूठ बोल रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है कि मेरे फ्रेंड्स आते हैं, अक्सर आते हैं एंड मेरे गेट पे आके मतलब काफी हल्ला करते हैं, रोहित जल्दी चल, पार्टी करने चल रहे हैं, ये करने चल रहे हैं। वैसे कैमरे के सामने नहीं बोलूंगा क्या क्या वो बोलते हैं। सो मेरी मम्मी जरा भी ऑफेंड नहीं होती, मेरी मम्मी हाँ ठीक है जाओ 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 मजे करो। अच्छा, एचआर कूल होते हैं, खड़ूस होते हैं? मुझे तो खड़ूस ही लगता है। एचआर बोलता कुछ है, करता कुछ है, पहले सैलरी कुछ बता देगा, ज्वाइनिंग के टाइम पे कुछ कम हो जाती है। सो बेसिकली सर मैं इस चीज को थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूंगा। ये कूल एंड खड़ूस वाली चीज जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। अगर मैं एचआर डोमेन में नहीं भी होता तो हो सकता है कि मैं आज भी सेम अपने कैरेक्टर में होता, हर किसी से मस्ती करना, मजाक करना। मैं 10 मिनट से ज्यादा सीरियस रह नहीं सकता। मुझे हर किसी से मस्ती करनी है, मजाक करना, मैं देखता ही नहीं सामने कौन है, मैं हर किसी के साथ शुरू हो जाता हूँ मस्ती मजाक करने में। सो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ठीक है। मैंने किसी और भी दूसरे रोल देखे हैं जहाँ लोग खड़ूस होते हैं। मेरे से एज में एक्सपीरियंस में बहुत ज्यादा, एज में बहुत ज्यादा, जिन्हें बहुत मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट स्पोकन होने चाहिए, बहुत ज्यादा कूल होने चाहिए, लेकिन वो नहीं होते हैं। और कई ऐसे लगते हैं जो देखने से आपने होते हैं ना वाइब्स आती है लोगों को, ये बहुत स्ट्रिक्ट होंगे। हाँ, आप उनसे कभी मिले नहीं हो, आपकी कभी बात नहीं हुई है, बस आप सामने से मिले हैं, आपको वाइब्स आती है। कई लोगों से पॉजिटिव आती है, कई लोगों से नेगेटिव आती है। उन्होंने आपको कुछ बिगाड़ा नहीं है, कुछ आपको दिया नहीं है, बस एक वाइब्स आती है। तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, जो मुझे लगता है। ओके, ठीक है। सेकंड चीज जो मार्केट में है कि एचआर ने सैलरी क्या बताया था, मुझे सीटीसी ये बताया था, इन हैंड मेरा ये आता है। तो जब भी मेरे पास एक क्वेश्चन आता है ना, तो मैं अक्सर लोगों को क्लैरिफाई करता हूँ 3 सैलरीज है, इन हैंड सैलरी, ग्रॉस सैलरी एंड सीटीसी। ओके,
सो अक्सर ही जो न्यू कैंडिडेट्स होते हैं, जो फ्रेशर्स होते हैं, वो सीटीसी को ही अपना इन हैंड मान के चलते हैं। सीटीसी कॉस्ट टू कंपनी, कॉस्ट टू कंपनी। वो नहीं देखते कि सीटीसी में क्या आ रहा है, ग्रॉस में क्या आ रहा है और इन हैंड में क्या आ रहा है, और तीनों में डिफरेंस क्या है। तो अक्सर जो जोक बनाते हैं कि एचआर ने क्या सैलरी बताई थी, अब इतने का पैकेज में आया था और ये हमारे इन हैंड आ रहा है, वो सारी चीज नहीं देखते हैं जो सीटीसी में जा रही हैं। एंड कहीं ना कहीं वो सब उनके बेनिफिशियल के लिए ही है। लाइक हम पीएफ पे करते हैं, तो वो आगे के उनके फ्यूचर के लिए। नहीं, मैं बताता हूँ, मैं सबसे पहले मैं बताता हूँ, मैं सबकी गारंटी नहीं ले सकता कि सब बता रहे हैं, नहीं तो होनी चाहिए ऐसा कि पहले बता दे कैंडिडेट। तो बेसिकली सर जो मेरा हाँ, कैंडिडेट अब वहाँ से जॉब छोड़ के आ गया है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने वाला है, अब आप बोल रहे हो कि सैलरी इतना है, अब वो ना आगे एक कदम बढ़ाने वाला ना पीछे वाला, वो तो फंस गया। सर मैं वही बता रहा हूँ, कई बार होता है जब हमारा डिस्कशन होता है, जब हम कैंपस हायरिंग भी कर रहे होते हैं, हम जो प्रोसेस बता रहे होते हैं, आधे लोग बीसीस तक सुनते ही नहीं है, ध्यान कहीं और होता है, या फिर कई सारी चीजों को नेगलेक्ट। मतलब आप ये कह रहे गलती उनकी है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मतलब तो यही बन रहा है, और गलती उनकी है, हमारा बिल्कुल ठीक है जी। जब एचआर ऑफर लेटर देता है तो उसमें तीनों जो कॉलम्स होते हैं वो उसमें क्लियर होते हैं। कुछ जगह पे सिर्फ सीटीसी लिख के दे देते हैं, ये सीटीसी है, ऑफर लेटर में सिर्फ सीटीसी लिखा हुआ है। जब पूरा प्रॉपर उनके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर आता है तब उसमें पूरा उनका सैलरी ओपन होता है कि कितना एचआरए है, कितना बेसिक है, कितना क्या अलाउंस है, उसके बेसिक्स पर मंथ क्या बनना है, तब उन्हें क्लियरिटी लगती है यार वहां पर तो ये अमाउंट लिखा था ऑफर लेटर में और अपॉइंटमेंट लेटर में ये। कभी आपने फेस किया ये वाला? मैंने सर सही बताऊं, मैंने फर्स्ट अपनी कंपनी में मेरा खुद का भी ये एक्सपीरियंस था। सर आपने मुझे क्या बोला था, ये क्या मिला है, तो उन्होंने मुझे, हाँ क्योंकि मैं तो एचआर बैकग्राउंड से भी नहीं था, एंड जब से मुझे वो क्लैरिटी मिली मैं बाकियों को भी देना शुरू की ऐसा होता है। एंड मैं बेसिकली मैं सबसे ज्यादा यही करता हूँ कि मैं बोलता हूँ एक काम करो, अपनी सैलरी स्लिप ओपन कर लो, वहाँ पे कॉलम पढ़ के बोलते जाओ, वो पढ़ के बोलता जाता है, एंड में उसे खुद ही क्लियर हो जाता है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, कहा जाता है कि जो एचआर है वो इट इज यू नो जो मैनेजमेंट चाहती है वो वैसा ही करता है। तो क्या एचआर एक कठपुतली है मैनेजमेंट का? कई बार ऐसा नहीं सर, एचआर कभी भी मैनेजमेंट की कठपुतली नहीं होता। जो मेरा फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन था, वहाँ के जो ओनर थे वो डायरेक्ट बोलते थे कि मेरे पास जो है कंपनी का सेकंड ओनर एचआर डिपार्टमेंट है, क्योंकि एचआर को जो है प्रोडक्शन से उसका इतना लेना देना नहीं है, क्या मार्केट में सेल्स है, लेकिन एचआर किसी एक सेगमेंट का नहीं रहता, एचआर को पूरी कंपनी देख रही है, हर डिपार्टमेंट सही से फंक्शन कर रहा है नहीं कर रहा है, फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक, जो असेंबली लाइन स्टार्ट होती है, पैकेजिंग बाहर जाता है, एचआर को सब कुछ ही देखना है। सो बेसिकली एचआर जो है, एचआर को हमें ये भी देखना होता है हमारा एम्प्लॉय सफर तो नहीं कर रहा। इवन मेरा एम्प्लॉय अगर आपको 10 बजे भी कॉल करेगा मैं उसे आंसर करूंगा, क्योंकि मेरे दिमाग में क्लैरिटी हो सकता है कि कहीं वो फंसा हो सकता है उसके साथ में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ रखी हो, जिसमें क्लियरिटी। सर आप मेरे किसी भी कैंडिडेट से, मेरे किसी भी एम्प्लॉय से आप कॉल कीजिए, अगर मैंने कॉल नहीं रिसीव किया है तो अगले 15 से 20 मिनट में उसमें कॉल बैक जरूर जाएगा। अगर मैं फंसा हुआ, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, तो ऐसे बहुत सारे लोग एचआर में मुझे लग रहा है और आने चाहिए, आई मस्ट से कि सो मैं सर ज्यादा बड़ी बात नहीं कहूँगा। ये लास्ट मंथ मेरी जब मेरे एचआर हेड के साथ में बात हुई थी, मैंने उन्हें ये चीज मेरा वहाँ पे भी बोला था कि एक हमें जो है हर किसी के साथ कनेक्ट रखना चाहिए। बेसिकली मेरे में एक आदत है, मैं लीव पर हूँ, एक दूसरी सिटी घूमने गए हुआ हूँ, अगर मेरे को पता है यहाँ मेरा स्टोर है एंड मेरे यहाँ एम्प्लॉयज है तो मेरा कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी मैं स्टिल में जाके मिलूंगा वहां पर। मैं इस लीव पर हूँ फिर भी मैं मिलता हुआ निकलूंगा, सबसे हाई हेलो करूंगा, सबसे बात करूंगा, एंड मैं एकदम सिर्फ को क्लियर बोलता हूँ मैं एचआर नहीं हूँ, आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर, होती है ना चुगली वाली आंटी, अगर आपको चुगली करनी है, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप एक होता है ना हर किसी के साथ होता है। मेरा थोड़ा उल्टा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि एचआर किसी का दोस्त नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है। नहीं मैं भी मानता हूँ, लेकिन मैं इस चीज पे भी आपको क्लियरिटी देता हूँ, मैं खुद भी मानता हूँ कि किसी का दोस्त नहीं होता, किसी का दुश्मन भी नहीं होता, लेकिन मेरा एक पॉइंट जो रहता है वो हमेशा ये रहता है कि इनके साथ में, सबके साथ में फ्रैंक रहो। एक जो एम्प्लॉय है अगर वो कहीं से परेशान हो सकता है वो अपने मैनेजर को ना बताए, वो आपको अक्सर ही होता है कि हम अपने जॉब से जाते हैं,
और जो हमारे फ्रेंड सर्कल होता है, हम शाम को जाके अपने एम्प्लॉयर को, अपने मैनेजर को, अपनी कंपनी को गाली दे देते हैं, क्या कंपनी ज्वाइन कर ली मैंने, समझ लिया। पूरा मेरा मैनेजर पूरा दिन मेरे पे चिल्लाता रहता है, पूरा दिन मुझ पर काम का लोड डालता रहता है, यार संडे को भी काम करवा रहे हैं, यार ये कोई बात होती है, आज तो सैटरडे, आज कौन काम करवाता है। ठीक है, मैं सबको बोलता हूँ यार तुम मुझे अपना वो दोस्त मत समझ के चलो। अगर तुम्हें कहीं भी कुछ गलत लग रहा है, तुम्हें किसी को नहीं बता पा रहे हो, आप मुझे बता सकते हो, आप हेल्प करते हो, आप फ्री हो जाओ। मैं डायरेक्ट हेल्प तो इतनी नहीं करता, मैं इनडायरेक्टली हेल्प उन्हें इस तरह से करता हूँ वो क्या कर सकते हैं, उनके पास क्या क्या टूल हैं, उनके क्या क्या राइट्स हैं। मैं आधा एक घंटा देता हूँ पूरा प्रॉपर, उनकी सारी फ्रस्ट्रेशन निकल जाती है। हाँ मैं कहता हूँ आप थोड़ा आप फोन करो, किसी को गाली नहीं दे पा रहे हो, मुझे दे लो, 15-20 मिनट दे लो, उसके बाद आपके पॉइंट आप शायद बिलीव करें ना करें, मेरे एक्स एम्प्लॉइज जो हैं, मेरे एक्स एम्प्लॉइज क्या मतलब मेरे सारे फ्रेंड्स हैं, मेरे कलीग्स हैं जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर मैं उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के आ गया हूँ, वो स्टिल अभी भी मुझे फोन करते हैं कि सर यार मैं ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ हूँ, मेरे मैनेजर का ये कहना, मेरा ये कहना, बताइए क्या करूँ। अच्छा। एंड अभी मेरा क्लास केस था तो वो काफी परेशान था, उसकी पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे थे एंड वो वहां से नहीं निकल पा रहा था। साइकोलॉजी में भी आ गया वो। नहीं, तो मैंने उसे समझाया कि देख, अगर तो आप सीधे जाके बोलोगे कि मेरे को घर पे परेशानी, मुझे छुट्टी चाहिए, तो हो सकता है मैनेजर एक बार को मना कर दे। मैंने कहा जाओ अपने मैनेजर के साथ बैठ, लंच कर, डिनर कर और उन्हें अपनी सिचुएशन समझा। छुट्टी नहीं मांगनी है, ये नहीं बोलना है कि मैं काम नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पा रहा हूँ, आपको अपनी सिचुएशन समझानी है कि सर मैं अपनी पर्सनल लाइफ में इन चीजों से गुजर रहा हूँ, आपका क्या सजेशन है, क्या करना चाहिए। एक अच्छा समझदार मैनेजर होगा, वो खुद ही बोल देगा कि भाई काम कर, तू 5 दिन की छुट्टी लेके आ, 1 हफ्ते की छुट्टी लेके जा, अपने घर की, अपनी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर ले, वापस आ जा। क्योंकि मैनेजर को भी क्लियरिटी है यहाँ पर, अगर ये माइंड से सेटअप नहीं होगा, ये परेशान रहेगा, तो यहाँ पे कुछ काम नहीं करेगा। ये सिर्फ अपनी अटेंडेंस लगाएगा, पूरा दिन मार्केट में घूमेगा, परेशान रहेगा और अपने साथ साथ 3 बंदों को और परेशान करेगा और आउटपुट कुछ नहीं आएगा। परेशानी से ही मेरा अगला सवाल है, आज से 3 महीने पहले हमारी मुलाकात हुई थी कनॉट प्लेस में। बड़ी छोटी मुलाकात थी वो। हाँ। मुझे आई स्टिल रिमेंबर वो करवा चौथ से 1 दिन पहले। हाँ राइट, एंड आपको ट्रेन भी पकड़नी थी, आपकी ट्रेन बुक थी, मुझे लुधियाना जाना था, करवा चौथ से 1 दिन पहले की बात है। उस दिन जब हम मिल रहे थे तो आपने बोला था कि कहीं ना कहीं कुछ आपकी लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, कुछ डिप्रेशन की बात हुई उस समय। हाँ। मैं इतना जल्दी में था, मैं उस समय रुक भी नहीं पाया। What was that? डिप्रेशन था या मतलब क्या था वो? बेसिकली मैं उसे पहले आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाया। अभी बीच में एक दिन हुआ कि मेरा बीपी काफी हाई हो गया, 160 प्लस था, पल्स रेट भी मेरा 111 चला गया था एंड 2-3 दिन मैंने कंटिन्यू बीपी की टैबलेट्स वगैरह खाई, लेकिन बीपी कंट्रोल में था, हार्ट बीट कंट्रोल में नहीं थी बहुत ज्यादा। एंड एक रात को तो मुझे लगा कि मेरा हार्ट कभी भी कोलैप्स कर सकता है, किसी भी वक्त जा सकता है। ऐसा क्यों? अब मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैं यहाँ से घर गया, कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाया, तो उन्होंने देखा एंड बोले कि यार तुम्हारा हार्ट तो नॉर्मल फंक्शन कर रहा है, बाकी चीजें ओके हैं। एंड ही सेड मी कि ये एंजाइटी है, आपको एंजाइटी अटैक्स आ रहे हैं। एंड मैं भी इतना फैमिली नहीं था, जब मैंने घर पे बताया घर वालों को तो बिल्कुल, हमारे जो मम्मी पापा उन्हें तो बिल्कुल नहीं पता एंजाइटी क्या होती है। मैंने घर पर ये क्या होता है, अच्छा ये क्या खरीद लाया। एंड जब मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि ऐसे डिप्रेशन होते हैं, इस चीजें, तुझे किस चीज की दिक्कत है, तो मेरे फादर सेड एंड इस मोहल्ले में तेरे पास किससे कम प्रॉपर्टी है, तो ये किस चीज की कमी है, तो किस चीज की टेंशन ले रहा है। लेकिन हमेशा ये नहीं होता कि मैं किसी चीज की टेंशन ले रहा हूँ या आप पर्टिकुलर कोई चीज है या फिर मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट है, मैं फाइनेंशियली प्रॉब्लम में चल रहा हूँ, हमेशा वो चीजें नहीं होती हैं। ठीक है, जब एंजाइटी अटैक्स आते हैं तो लोगों के दिमाग में सुसाइडल थॉट्स बहुत आते हैं। लाइक एक इंसान जो सुई चुभने से डरता है एंड रैंडमली वो एक दिन फैसला कर लेता है सुसाइड करने का, जो कि काफी पेनफुल है। जो अब डॉक्टर एक सिरिंज जब भर लेता है तो रूह कांप जाती है, सुई लगाने वाला है, लेकिन जब वो डिसीजन ले लेता है सुसाइड का एंड उस पॉइंट पर क्या था, तो वो कितना पेनफुल होगा, वो बंदा कितना स्ट्रेस से गुजर रहा होगा कि वो किसी को कह नहीं पा रहा है। सो उस टाइम पे मेरे दिमाग में थॉट्स आने लग गए थे, क्लियरिटी आने लग गई थी कि लोग सुसाइड क्यों करते हैं। सुसाइडल थॉट्स नहीं आ रहे थे मुझे, लेकिन मुझे क्लियरिटी आने लग गई थी। आप जब भी किसी
के बारे में सुनेंगे कि XYZ ने सुसाइड करने किया है, तो वहाँ पे 99% लोग सिर्फ एक ही बात कर रहे होते हैं, टायर्ड था, सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाया। कुछ फ्रेंड्स होंगे, कुछ रिलेटिव्स होंगे जो आके बोल रहे होंगे हमें बताता, हमसे बात नहीं की, हमसे डिस्कस नहीं किया, हम रास्ता निकालते। बट ऐसा होता नहीं है। जब बंदा सुसाइड करता है या फिर करने वाला होता है तो उससे थोड़े टाइम पहले तो काफी खुश होता है वो। इनडायरेक्टली वो सब उसने सबको बताया होता है। अच्छा, उसने हर किसी को रीच आउट किया होता है, अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, रिलेटिव्स को, हर किसी उस इंसान को जिससे उसे होप होती है। और जब वो सारी होप खत्म हो चुकी होती हैं तब वो उसे लगता है कि कुछ नहीं रखा जिंदगी में, ये मतलब इससे ज्यादा कुछ बुरा नहीं हो सकता, यही लास्ट था जो भी था। कैसे वो बाहर निकले आप उससे? सो बेसिकली मेरी कंपनी ने, मतलब मेरी कंपनी काफी ज्यादा हेल्पफुल है, काफी अच्छी कंपनी है। सो कंपनी ने ही सेशंस अरेंज कराए। अच्छा। तो जब सेशन अरेंज हुए तो देन जब स्टार्ट हुआ मेरा सेशन वगैरह, एंड फर्स्ट सेशन जब मेरा था, स्टार्टिंग में मुझे मेरे मन में था कि मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, एंजाइटी जैसे कुछ नहीं है, मुझे कोई डिप्रेशन नहीं है। अच्छा। मैं इतना हंसता खेलता इंसान हूँ, मैं पूरे फ्लोर पे सबको हंसाता रहता हूँ। अगर आप मेरी टीम से पूछेंगे तो मैं हर वक्त जोक क्रैक करता हूँ, किसी न किसी को रोस्ट कर रहा हूँ। तो उस वक्त मुझे ऐसा था कि मैं थोड़ा सा ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, नथिंग एल्स। अच्छा, जब वो सेशन खत्म हुआ तो जो डॉक्टर थी वो बोली नहीं रोहित तुम्हें एंजाइटी है। अच्छा। सो ओवरकम किया सर मैंने इस चीज से कि थोड़ा सा मतलब मैंने चीजों को इग्नोर करना शुरू किया। इग्नोर मीन्स लाइक अगर मुझे कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, मुझे पसंद नहीं आ रही है, तो मैं उस चीज के बारे में ज्यादा नहीं सोचूंगा। अच्छा, तो इस तरह से आप उससे? हाँ, मैं पहले भी शुरू से इस तरह से मेंटलिटी में था कि अगर मुझे आपने कोई टास्क दिया है, आप मेरे मैनेजर है, आपने मुझे कोई टास्क दिया है, तो मुझे वो पूरा दिन वो KRM को दिन शाम तक नहीं रखना है। अगले आधा से 1 घंटे के अंदर मैं खत्म करूंगा तो मैं फोन चलाऊंगा, मुझे रील्स देखनी, वेब सीरीज देखने में देखूंगा। ठीक है, मेरा मैनेजर मुझे नहीं टोक रहा, मेरे मैनेजमेंट में कोई नहीं टोक रहा। हर मैनेजर का एक ही टारगेट रहता है कि जो उनका काम है, जो उनकी KRS है, वो डिलीवर हो जाए। आपकी टीम में भी अगर आपकी टीम आपको KRS टाइम टू टाइम डिलीवर करके दे रही है, प्रोजेक्ट टाइम टू टाइम डिलीवर करके दे रही है, मुझे नहीं लगता आपको प्रॉब्लम होगी कि 1 घंटे पहले जा रहा है या 1 घंटे लेट आ रहा है। आप खुद ही कह दो कि हाँ ठीक है, उसके काम कंप्लीट है, फ्री तो है, आ जाए 1 घंटा लेट, ले ले कल की छुट्टी, क्या ही दिक्कत है। सो मैं अपने काम जो मेरे KRS है, जो मेरी डिलीवरीज है, वो मैं टाइम से पहले कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। एंड इसी तरह से मैंने अपनी हर चीज में, आप मेरे से कोई भी सीरियस बात कर रहे होंगे, मैंने फाइंड आउट करना शुरू किया कि इसमें फनी क्या है। अच्छा, इस तरह से बाहर आए हैं? हाँ, मैं हर चीज में फनी, अगर आप मेरे साथ, जो मेरे साथ में रह रहे हैं, जो मेरे फ्रेंड हैं, मैं 10 मिनट से ज्यादा सीरियस रहता ही नहीं। मैं हर 5 से 10 मिनट में, मेरी मम्मी ने कल मुझ पे गुस्सा किया है, तू सीरियस होना शुरू हो जा, तू हर चीज को मजाक में लेता है। अभी आप बिल्कुल ठीक है? हाँ, अभी मैं बस थोड़ा सा सोने में मुझे चैलेंज आता है। मुझे नींद नहीं थी, इंसोमिनिया की शिकायत थी मुझे, मैंने इसलिए कहा मुझे आई हेट संडे। मेरे फ्रेंड्स हैं जो संडे को सिर्फ सोना पसंद करते हैं, बट मुझे संडे को चाहिए कि या तो मैं घूमने निकल जाऊँ या फिर मैं कुकिंग करता हूँ। मैं अपना ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट टू योर फैमिली एंड यू नो टू इंडस्ट्री ऑल्सो। अभी तो बहुत छोटी। अरे सर, अभी तो बहुत कुछ करना है। अभी जो एंजाइटी का जो मेन रीजन था, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैंने अपने जो सेल्फ टारगेट्स हैं वो बहुत ज्यादा हाई कर रखे थे। मुझे किसी बड़ा फनी सा चीज आ रहा है, बड़ा सीरियस हो गया पॉडकास्ट, पता नहीं कोई देखने वालों को पता लगेगा, पता नहीं बहुत साइकोलॉजी का सिस्टम चला था। एक बड़ी ऑब्जर्वेशन है, बड़ी प्यारी ऑब्जर्वेशन है, आप यू आर द राइट पर्सन टू आंसर दिस। जब आप इंटरव्यूज करते हैं, कैंडिडेट की ज्वाइनिंग, वो सारी फॉर्मेलिटीज हो जाती हैं कि आज कैंडिडेट ज्वाइन करने वाला है, और उस दिन कैंडिडेट नहीं आता है, फ्रस्ट्रेशन, उस सिचुएशन में एंकर क्या करता है? तो सर फ्रस्ट्रेशन तो बहुत होती है, बट आप कुछ कर नहीं सकते। आप जबरदस्ती किसी को ज्वाइन नहीं करा सकते, किसी को पकड़ के नहीं करा सकते। ऐसा क्यों करता है कैंडिडेट? ज्यादातर जो ऐसे लोग जो होते हैं जो लास्ट मोमेंट में बैकआउट कर जाते हैं, वो होते हैं अपॉर्चुनिस्ट। ओके, सो लाइक वो देख रहे होते हैं कि मैंने उन्हें 30% का हाइक दिया है, वो सेम कंपनी में 40% या 35% का हाइक लेके फिर वहीं रुक जाते हैं, या फिर दूसरी कंपनीज में दिखाते हैं कि मेरे पास इतने का तो ऑफर लेटर है ऑलरेडी, आप मुझे इससे ज्यादा ऑफर कर सकते हो,
वो लास्ट ज्वाइनिंग डेट तक वो यही कोशिश में रहता है वो कैंडिडेट कि मुझे इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो मैं वहां जाके ज्वाइन कर लूंगा। एंड ऐसे लोग बहुत ज्यादा अपना करियर बना नहीं पाते क्योंकि उनका सीवी ही पूरा खराब हो जाता है। अगले 6 महीने में 1 साल में फिर से उन्हें जॉब चेंज करनी है, वो फिर से देखेंगे कि मुझे फिर से 30% मिल रहा है, 40% से जुड़ा हुआ मेरा मतलब इसको कंप्लीट करना। हाँ क्या मतलब आप टैलेंट को रिटेन करने के लिए क्या सो टैलेंट को बेसिकली तो उस पॉइंट पे कंपनीज जो है, जो एक अच्छा एचआर है वो कोशिश करता है इंटरनल टैलेंट को प्रमोट करने का। जो हमारा पुराना जो टैलेंट है, जो हमारे अपने जो एम्प्लॉयज हैं, आईजीपीस रिलीज करना है, इंटरनल जॉब पोस्टिंग करना, जो मैनेजर पोस्ट है वो मैनेजर से एजीएम पे जाए, क्योंकि उसे कंपनी का कल्चर पता है, वर्किंग पता है, वो ज्यादा अच्छे से हैंडल कर पाएगा। जो बाहर का आदमी आएगा हो सकता है उसे समझने में, सीखने में 2 से 3 महीने का टाइम ले लेगा वो। सेम टाइम पे अगर मैं किसी दूसरे कैंडिडेट को इंटरव्यू करता हूँ तो वो भी बोलेगा सर मुझे 2 महीने का अपना नोटिस पीरियड देना है, तो वो एक चीज बहुत लंबी खींच जाएगी। तो इससे अच्छा है कि हम अपना इंटरनल टैलेंट प्रमोट करें। रोहित खुश है अभी? मैं सर बहुत खुश हूँ। राइट सर, मैं बहुत खुश है बिल्कुल। मतलब फुल मजे में लाइफ ऐसा वाला? मैं ये तो नहीं कहूंगा कि फुल मजे में है, अभी क्या करना बाकी है? अभी तो सब बहुत कुछ अचीव करना रह गया है। अभी तो सबसे पहले अपना खुद का घर बनाना रह गया। अभी तो मम्मी पापा वाला है, नहीं वो अपना है नो डाउट, लेकिन वो जो अपना बनाना है अभी मैंने कहा ना, मैंने अपने सेल्फ टारगेट बहुत ज्यादा ही हाई सेट करके रखे हुए हैं। सो कई सारी चीजें जो मुझे अचीव करनी है। जो आज की हमारी टारगेट ऑडियंस है एचआर डोमेन में, उनको कोई एडवाइस देना चाहें आप? एडवाइस मेरी सिर्फ सबको ये की है, सो बाकी जो मेरे आगे आने वाले एचआर फ्रेंड्स हैं, तो ऐसा ना करें कि एक एम्प्लॉय को हमने कैंडिडेट को होप में रखा हुआ है कि तुम सेलेक्ट होगे एंड वो बैठा हुआ है होप में कि ठीक है मेरा सिलेक्शन पक्का है, मुझे फाइनल इंटरव्यू हो गया, एंड वहाँ हम साल के बैठे हुए हैं और दूसरे कैंडिडेट्स इंटरव्यू कर रहे हैं कि अभी 1 महीने का टाइम है, उससे अच्छा ही मिल रहा है, इससे सस्ते में मिल रहा है। चलिए, मेरी भी आप सबसे एचआर के प्रोफेशनल जितने भी एचआर के गुणी लोग हैं उनसे यही गुजारिश है कि लटकाएं ना, जो चीज सच है वो बता दे कैंडिडेट को ताकि वो कहीं और कहीं और अप्लाई करें। बिल्कुल, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रोहित जी, आपने अपना टाइम निकाला, आप जीएलए में दोबारा आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम दोबारा मुलाकात करेंगे, अभी बहुत सारा काम करना बाकी है। यू आर ऑलवेज एक्सेप्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन, आई एम श्योर वी आर वेरी लकी कि आप उसमें हैं। जीएलए फैमिली का हमेशा हिस्सा रहेंगे। यही बात मैं अभी बोलने वाला था। सो जीएलए आना मेरे लिए घर वापसी जैसा होता है। सो जीएलए इज लाइक अ फैमिली। नहीं, आप मैंने जीएलए को हमेशा एज अ फैमिली ही देखा है, फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैंने जो गोल्डन पीरियड जो मेरा था, मुझे लगता है वो मेरा जीएलए में निकला था। जो मेरी लाइफ का एकदम गोल्डन पीरियड, जहाँ मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ में मजे किए, फन किए, अलग अलग कई सारी एक्टिविटीज की। तो हम नहीं दे सकते लेकिन हम आपको दोबारा से बिल्कुल सर जोड़ रहे हैं। मैं इसे आज भी अपनी फैमिली मान के चलता हूँ। मेरी फैमिली हमेशा रहेगी। शो पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की। थैंक यू सो मच।